सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ ने स्वर्ग के नियमों को लांघकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक सीड के रूप में रिफाइन कर लिया था। लेकिन इसी वजह से उसे हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ा। वो ट्रिब्यूलेशन इतना भयानक था कि शियाओ का पूरा शरीर राख में बदल गया, मगर वो गॉडेस लियो की ग्रेट लाइफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बदौलत जिंदा बच गया। सेंटाई गर्ल ये सब देखकर हैरान रह गई थी। उसने कहा था, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। शियाओ अब बाहर आ चुका था। वो जगह ब्लेजिंग फ्लेम एशियन केव थी। वहाँ वो ग्रेट एल्डर से मिलता है। एल्डर बहुत खुश थे कि शियाओ अपनी बॉडी को सीट की तरह इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। जिस रास्ते को उन्होंने अधूरा छोड़ा था, शियाओ ने उसे पूरा कर दिया था और अब वो ग्रेट दाओ रियल्म में पहुंच चुका था। इसके बाद एल्डर ने उसे कई ऐसे पेटिशनर के बारे में बताया जो बेहद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और पहले ही ग्रेट दाओ रियल्म में पहुंच चुके थे। अब तीनों एकेडमीज ने मिलकर फैसला किया कि वो साथ काम करेगी ताकि फॉरेन वर्ल्ड के खतरे को रोका जा सके। इसके बाद सीन बदलता है। हमें एकेडमी इमोर्टल मेंशन के बाहरी इलाके का नजारा दिखाया जाता है, जहां तीनों एकेडमीज के डिसिपल्स मौजूद होते हैं। वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि आज जो ट्रेजर सामने आने वाला है वो आखिर किसका होगा। शियाओ भी वहां पहुंचता है। वो इतने शोर शराबे को देखकर हैरान हो जाता है। सेक्रेट होली एकेडमी का एक डिसिपल कहता है, आज हमारी इमोर्टल एकेडमी और होली सेक्रेट एकेडमी के 4 सुप्रीम टैलेंटेड लोग लड़ने वाले हैं। इसीलिए जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सी एकेडमी विजेता बनेगी और किसे ट्रेजर मिलेगा। इस पर थियांशन एकेडमी का एक डिसिबल कहता है, जो भी एकेडमी जीतेगी उसे इटर्नल इमोर्टल मेंशन के अंदर पहली एंट्री मिलेगी। तो आखिर हम सब भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें इस ट्रेजर को हासिल करने का हक नहीं है? तभी वहां आता है पर्पल सन हेवनली मोनार्क, जो इमोर्टल एकेडमी का स्टूडेंट होता है। उसकी शक्ति वॉइड दाओ रियल्म में होती है। वो कहता है, आज की अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से हमारी इमोर्टल एकेडमी के लिए ही भाग्य द्वारा तय की जा चुकी है। इसीलिए हमारे अलावा कोई इस ट्रेजर को नहीं ले सकता। बेहतर होगा कि तुम सब पीछे हट जाओ ताकि हमारी एकेडमी के रिश्ते खराब ना हो। इतना कहकर वो अपनी एनर्जी फैलाने लगता है। तभी वहाँ दा जूटो नाम का एक शख्स आता है जो एक मोंग की तरह दिखता था और सेक्रेट होली एकेडमी का डिसिपल था। उसकी शक्ति भी वॉइड दाओ रियल्म में थी। वो कहता है, तुम इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी ये बातें तीनों एकेडमीज के बीच दुश्मनी की वजह बन जाएगी? ऐसे छोटे मामले के लिए तुम्हें अपने लिटिल सेंट को भेजना चाहिए था ताकि इस गरीब मोंग को यहाँ तक आने की तकलीफ ना उठानी पड़ती। इसी बीच वहाँ दाओइस्ट क्यूगू भी आ जाता है। वो सेक्रेट एकेडमी का स्टूडेंट होता है और उसकी शक्ति भी वॉइड दाओ रियल्म में थी। वो कहता है, तुम्हें तमाम स्टूडेंट्स के सामने थोड़ी अदब से बात करनी चाहिए। इसके बाद जूटो अपनी बुद्धा स्पेल से हमला करता है और दाओइस्ट क्यूगू भी अपनी ब्रश पावर को उसके साथ मिलाकर सीधे पर्पल सन पर वार करता है, मगर पर्पल सन अकेला ही उसके हमलों को रोक रहा था। उनके इस टकराव से बेहद तेज एनर्जी फैलने लगती है। तभी वहाँ लेन जियन आती है, जो इमोर्टल एकेडमी की स्टूडेंट थी और जाहिर है उसकी शक्ति भी वॉइड दाओ रियल्म में थी। ये वही 4 शक्तिशाली डिसिपल्स थे जिनके बारे में ग्रेट एल्डर ने शियाओ को बताया था। लेन जियन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि एकेडमी की आंतरिक लड़ाई है जो तुम मुझे भी इसमें घसीटना चाहते हो? वो भी अपनी शक्ति को एक्टिवेट कर हमला करती है। तेज विस्फोट होता है। सभी के हमले एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। क्यूगू फिर से पर्पल सन पर वार करता है, मगर वो अपनी एनर्जी से प्रोटेक्टेड था। वो कहता है, तुम वही हो जिसने कुछ दिन पहले नॉर्दर्न सी के स्टोन फॉरेस्ट में मुझ पर हमला किया था। शायद तुम्हें हमारी इमोर्टल एशियन एकेडमी की महिमा का अंदाजा नहीं है। मगर वो दोनों एकेडमीज के डिसिपल किसी से डरने वाले नहीं थे। क्यूगू बोलता है, अगर तुम मुझे याद दिलाना ही चाहते हो तो तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम लोग घर लौट जाओ। और फिर वह अपने करंट एज मेथड को एक्टिवेट करता है, जो दाओ प्रिंसिपल्स टू फॉर्म आर्टिफैक्ट था, जिससे यिन यांग एनर्जी से भरी एक बॉल क्रिएट हो जाती है। वो कहता है कि इस जगह के मामलों को हम होली सेक्रेट एकेडमी के डिसिपल संभालने के लिए काफी है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर पर्पल सन उस बॉल पर एक पावरफुल अटैक करता है। लेन जियन, जिसने इमोर्टल सीड, चेन लिंक, हेवन एंड अर्थ दाओ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया, जो एक एशियन दाओ मेथड था, उसने यह हमला मोंग जूटुओ की तरफ छोड़ दिया। जूटुओ ने भी अपनी बुद्धा पावर का इस्तेमाल किया और दोनों एनर्जीज के टकराने की वजह से एक तेज ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसी टकराव के कारण एक एनर्जी नीचे मौजूद तालाब में गिरी और तालाब से एक तेज रोशनी के साथ एक ट्रेजर बाहर निकल आया। वो एक मिस्टीरियस ट्रेजर बॉक्स था जो कब से इमोर्टल सिटी की गहराइयों में छिपा हुआ था। सभी डिसिपल्स हैरान रह गए। चारों सीनियर डिसिपल उस ट्रेजर को अपनी सील से कवर किए हुए थे। सभी के मन में सवाल उठने लगे, आखिर यह ट्रेजर
फ्यूचर किसका होगा। तभी जी टोंग, जो पर्पल सन का अटेंडेंट और इमोर्टल एकेडमी का डिसिपल था, सभी को शांत करता है। वो कहता है कि दोनों एकेडमियों के दो दो सुप्रीम प्रैक्टिशनर्स लड़ रहे हैं, इसीलिए सभी को उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब तक विजेता का फैसला नहीं हो जाता, और जो जीतेगा वही इस ट्रेजर को ले सकता है। सेक्रेट एकेडमी का स्टूडेंट जिनमू कहता है कि अभी तक यह अनिश्चित है कि कौन जीतने वाला है, और अभी से तुम्हारी इमोर्टल एकेडमी के कुछ डिसिपल्स हवा में बातें कर रहे थे और अपनी आई पावर से हमला कर दिया, पर जी टोंग ने अपनी बैरियर से उस हमले को आसानी से रोक लिया। अब जिनमू तियाशिन एकेडमी का मजाक उड़ाने लगता है। हेवनली दाओ रियल्म के कीड़ों, तुम्हारे तियाशिन एकेडमी में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी तरफ से लड़ सके, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से निकल जाओ। उसके हमले से सामने वाले डिसिपल्स कमजोर पड़ चुके थे। एक डिसिपल कहता है, तुम हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो जबकि यह इलाका हमारे तियाशिन एकेडमी के अंतर्गत आता है। तुम लोग हमारे घर में घुसकर हमसे ही डकैती कर रहे हो। जी टोंग कहता है, अभी हम केवल खुद के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे 9 हेवन एंड 10 लैंड पर एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है, इसीलिए तीनों अकेडमियां जल्दी जुड़ जाएगी, पर खजाना तो हमेशा सबसे पावरफुल का ही होता है, यह बात अच्छी तरह से समझ लो। यह सुनकर एक डिसिबल गुस्सा करता है, पर उसका सीनियर साथी उसे कोई एक्शन लेने से मना करता है। तभी जी टोंग तेज और के साथ अपना पैर मारता है, जिससे तियाशिन एकेडमी के सभी डिसिपल्स पर तेज दबाव पड़ने लगता है। वे सभी परेशान होते हुए कहते हैं कि यह काफी शर्मनाक बात है कि हमारे एकेडमी के प्रतिभाशाली डिसिपल्स पहले ही इन दोनों एकेडमियों में शामिल हो चुके हैं, इसीलिए ये दोनों एकेडमी के लोग अब बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हैं। एक सीनियर डिसिपल कहता है, ये आदमी वर्ल्ड दाओ रियल्म का है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर तभी शियाओ उस मिस्टीरियस ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंच जाता है। वो चारों डिसिपल की लगाई हुई सील को अपने ओरा से नष्ट कर देता है और बॉक्स को उठा लेता है। वह कहता है, अगर इसे कोई नहीं ले रहा तो यह मेरा हुआ। शियाओ नीचे आ जाता है। उसे सेक्रेट एकेडमी के डिसिपल्स पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह अपनी ओरा से तियाशिन एकेडमी के डिसिपल पर पड़े दबाव को नष्ट कर देता है। पर्पल सन और जूटो अभी भी लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक एल्डर की आवाज गूंजती है, जल्दी महान युद्ध निकट आ रहा है, इसीलिए आपस में यही लड़ना ठीक नहीं है। पर्पल सन खुद उस ट्रेजर बॉक्स को हासिल नहीं कर सकता था, इसीलिए वह टेलीपैथिक पावर से एक संदेश भेजता है। अगले ही पल वहाँ एक शख्स आता है और कहता है, लड़के थोड़ी देर ठहर जाओ, तुम यहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं चला सकते, इसीलिए हमें पहले बड़े पेटिशनर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए जो टॉप पर पहुँचने के काबिल है, इसीलिए उस ट्रेजर बॉक्स को हमें सौंप दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसका नाम गोल्डन हॉर्न राइनो था। वह इमोर्टल एकेडमी का वर्ल्ड दाओ रियल्म का डिसिपल था। शियाओ गुस्से में कहता है, तुम बड़े पेटिशनर्स को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हो, यह बिल्कुल सही नहीं है। क्या किसी देश पर शासन करने वाला राजा इतना निर्दयी होता है कि वह कमजोरों पर जुल्म करे? एक सच्चा राजा कभी कमजोरों को सताकर उनसे खजाना नहीं छीनता। तुम लोग कमीने बनकर कमजोरों को सताते हो और उनसे ट्रेजर छीन लेते हो। हम शुरुआत से यहाँ थे, हमने फिर भी सभी के लिए इस जगह पर यह अवसर खोला, फिर भी तुम कहते हो कि केवल मजबूत को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इमोर्टल या सेक्रेट एकेडमी के डिसिपल्स इस ट्रेजर बॉक्स को लेने के काबिल है तो आओ मुझसे लड़ो और जीतकर इसे हासिल कर लो। गोल्डन हॉर्न राइनो यही तो चाहता था। वो मुस्कुराता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, लगता है कि तुम काफी अहंकारी हो चुके हो, देखते हैं अब तुम मेरे हमलों से कैसे बचते हो। उसके अटैक से पूरा मौसम बदलने लगता है और शियाओ एक तेज टोर्नेडो के अंदर फंस जाता है। अब एक जायंट गोल्डन राइनो सामने प्रकट होता है जो शियाओ पर हमला करने वाला था। शियाओ तुरंत अपनी बॉडी सीट का इस्तेमाल करता है। वो हेवन एंड अर्थ दाओ प्रिंसिपल की मदद से चीजों को बदल सकता था। जैसे गोल्डन राइनो उस पर हमला करने आता है, शियाओ उसके ग्रेट दाओ को उलट देता है, जिससे वह गोल्डन राइनो शियाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और अपने इंसानी रूप में लौट आता है। उसका गोल्डन हॉर्न भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। तियाशिन एकेडमी के डिसिपल्स भी हैरान थे। इसने तो सिर्फ एक ही मुंह में इसे खत्म कर दिया और शायद ये इसका पूरा मुंह भी नहीं था। पर्पल सन और बाकी के ग्रेट डिसिपल्स भी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। लेन जियन कहती है, इसने हेवनली डीटी रियल्म पावर का इस्तेमाल किया है और दाओ रूल्स को रिवर्स कर दिया। इसने तो इंस्ट्रक्टर लेवल के डिफेंस को भी भेज दिया और एक ही बार में गोल्डन हॉर्न का हॉर्न काट डाला। वाकई इसकी स्किल्स काफी महान है। आखिर ये है कौन? तभी एक लड़की बोल उठती है, अरे ये तो हुआंग है जो अब वापस लौट आया है। लेन जियन कहती है, ये नाम मुझे काफी परिचित लग रहा है, मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। वो जूटो से पूछती है कि क्या तुम्हारी सेक्रेट एकेडमी में किसी का नाम जिन जान था जिसने हुआंग का अनुसरण करते हुए उसके एस्टीम
सेम बात को अपनाया था, पर ये रास्ता इतना खतरनाक था कि वो खुद ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। जूटो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में बहुत कम सुना है। तभी क्यूगू बोलता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसे खाना बेहद पसंद है। ये तमाम बिस्ट को पकड़कर पकाता है, यहाँ तक कि इसने एक बार वॉइड किंग बिस्ट को भी उबाल कर खा लिया था। यह सुनकर गोल्डन हॉर्न वाला लड़का डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। शियाओ गुस्से में कहता है, किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? मैंने सुना है कि ओली डिवाइन राइनो का मांस काफी स्वादिष्ट होता है, तो क्यों ना मैं तुम्हें जरा चख लूं। वो आदमी अपने असली रूप में यानी राइनो के रूप में लौट आता है और घबराकर चिल्लाता है, सीनियर जीटोंग मुझे बचा लीजिए। वो जीटोंग की तरफ भागता है। जीटोंग कहता है, भाई जीन फिक्र मत करो, मेरे पीछे रहो, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें छूने की हिम्मत करता है। वो शियाओ से कहता है, तुम उपद्रवी इंसान, तुमने हमारी एकेडमी के डिसेबल को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की है। आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक उंगली से कुचल दूंगा। वो अपनी पूरी पावर से एक सील एक्टिवेट करता है और शियाओ पर हमला करता है, पर शियाओ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी को एक झटके में ही खत्म कर देता है और फिर उस एनर्जी से एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे जीटोंग दूर पहाड़ों पर जा टकराता है। शियाओ मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि आखिर एक उंगली में कौन कुचला गया। जीटोंग के मुंह से खून आने लगता है। गुस्से में वो कहता है, तू काफी बहादुर बन रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ? फिर वो अपनी इमोर्टल एकेडमी के सभी डिसेबल्स को वहाँ बुला लेता है। तभी आसमान में एक गूंजती आवाज आती है, क्या तुम्हें लगता है कि वांग के पीछे कोई नहीं है? और अब वांग के सभी दोस्त वहाँ जाते हैं। लिटिल बनी, काओ युशेंग, किन हाओ, बियान यू और चांगोंगयान भी वहाँ पहुंच चुके थे। काओ युशेंग शियाओ से कहता है, हमें पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगे। शियाओ मुस्कुराकर कहता है, तुम सबको देखकर लगता है कि अब तुम भी काफी पावरफुल हो चुके हो और तमाम हालात पहले से ही समझ चुके हो। अब शियाओ सबकी तरफ देखकर कहता है, यहाँ जो कोई भी छिपकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है या मेरी क्षमताओं को परखना चाहता है, वो आगे आए और मुझसे लड़े। लिटिल बनी और काओ युशेंग भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और बियान यू भी पीछे नहीं रहती। शियाओ ने सभी को खुली चुनौती दे दी थी और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।